महात्मा गांधी ने 3 लेख लिखे थे जिसके लिए अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ उसी गुजरात के कोर्ट में, जो अंग्रेज़ों के समय में थी, जज ने कहा कि आप माफ़ी मांग लो, केस वापस कर देंगे, आपको सज़ा हम नहीं देना चाहते। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है न लिखा है, और मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है, और ना ही मुझे आपसे कोई दया की उम्मीद है, तो आप जो सज़ा देना चाहते दीजिए। भगत सिंह को भी ये कहा गया कि आप माफ़ी मांग लो तो हम आपकी फांसी की सज़ा माफ़ कर देंगे। भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं। इस बात को आप समझिए कि नहीं, जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम 2 लोग थे जिन्होंने माफ़ी के लिए नकार दिया कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। उसी दौर में एक सावरकर हुआ करते थे जो कि माफ़ी मांग के सेलुलर जेल से आ गए उस समय, जबकि सेलुलर जेल में 3600 और लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए वहाँ बंद थे। 3600 लोगों में किसी एक ने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन सावरकर ने माफ़ी मांगी। महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह माफ़ी मांगने से मना किए। आज़ाद भारत में राहुल गांधी एक नया क्रांतिवीर जिसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और इस सरकार के हिटलरशाही के सामने माफ़ी नहीं मांगी। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक सुनामी सी आ गई है, और सीधे तौर पे चलते हैं कि सुनामी कब तक ठहरेगी। ये बताइए कि वैभव जी, आप कांग्रेस पार्टी से लीड करते हैं, कब तक सामान्य हो पाएगी ये जो सुनामी आई है? आपका प्रश्न ही हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। जिस प्रकार से हिटलरशाही तानाशाही सरकार चल रही है, और जो भी सरकार से सवाल पूछने वाली आवाज़ है उसको दबाने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसके प्रति चिंतित है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सदस्यता का जाना और वो कैसे गया, क्या हुआ, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को अडानी और मोदी जी के संबंधों पर सवाल उठाया और जेपीसी की जांच की मांग की। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, दूसरे दिन लगभग 80% हिस्सा जो उनके वक्तव्य का था उसको स्पंज कर दिया गया। मतलब ये कि वो रिकॉर्ड से बाहर कर दो, भविष्य में कोई ये न कह पाए कि नहीं सवाल किया गया था, मोदी ने जवाब नहीं दिया। ठीक, तो ये चालबाजी की सरकार ने, ये गलत किया। और प्रधानमंत्री जी ने एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए अपने पूरे वक्तव्य में। उसके बाद होता क्या है कि जो कोलार वाला मामला है, जिस मामले में उनको सज़ा कोर्ट ने सुनाया है, उसको मानहानि का केस करने वाले जो एक भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक रहे हैं, वो 19 में केस करते हैं, और उसके बाद 22 में उसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो उनको समझ आ जाता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, तो वो खुद अपने ही केस पे जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं कि इसमें सुनवाई न की जाए। और भाई स्टे चल रहा था 1 साल तक। फिर 16 तारीख को वो जाते हैं और कहते हैं स्टे हटा दिया जाए। स्टे हटाया जाता है, जो जज सुनवाई कर रहे थे वो बदले जाते हैं। उसके बाद उसमें फौरी बहुत तेज़ी से सुनवाई होती है, और सुनवाई के बाद सज़ा उसमें सुनाई जाती है। अब इस बात को समझिए, हमको मानहानि के केसों का हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज़ाद भारत में इतनी बड़ी सज़ा, इतनी कठोर सज़ा एक वक्तव्य के लिए किसी को मिली है। मैंने ये सुना है, कुछ हो सकता है आप कुछ अगर मैं गलत कहूँ तो बताइएगा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की सज़ा होती थी, वो भी फिर बाद में ख़त्म हो जाता था। अब इसमें 2 साल की सज़ा हुई। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जज ने क्या कहा? जो वादी हैं जिन्होंने मुकदमा किया है वो कह रहे हैं कि अगर आप माफ़ी मांग लीजिए तो हम मुकदमा वापस कर लेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। आपको इस संदर्भ में पीछे जाना चाहिए। 2014 में 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 20
महात्मा गांधी ने 3 लेख लिखे थे जिसके लिए अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ उसी गुजरात के कोर्ट में जो अंग्रेज़ों के समय में थी, जज ने कहा कि आप माफ़ी मांग लो, केस वापस कर देंगे, आपको सज़ा हम नहीं देना चाहते। महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है न लिखा है और मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई दया की उम्मीद है, तो आप जो सज़ा देना चाहते दीजिए। और उस टाइम के मजिस्ट्रेट ने, जो जस्टिस थे, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी। वो किस दबाव में किस तरीके से होता था, किस प्रकार अत्याचार होता था अंग्रेज़ों के समय में, उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर और जाते हैं, भगत सिंह को भी ये कहा गया कि आप माफ़ी मांग लो तो हम आपकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस बात को आप समझिए कि नहीं, जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम 2 लोग थे जिन्होंने माफ़ी के लिए नकार दिया कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। उसी दौर में एक सावरकर हुआ करते थे जो कि माफ़ी मांग के सेलुलर जेल से आ गए उस समय, जबकि सेलुलर जेल में 3600 और लोग थे जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए वहाँ बंद थे। 3600 लोगों में किसी एक ने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन सावरकर ने माफ़ी मांगी और उसके बाद 60 रुपये महीने पेंशन मिलती थी उस दौर में, जबकि मात्र 8 रुपये कलेक्टर की तनख्वाह हुआ करती थी। इस बात को समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 2 क्रांतिवीर महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह माफ़ी मांगने से मना किए, आज़ाद भारत में राहुल गांधी एक नया क्रांतिवीर जिसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और इस सरकार के हिटलर शाही के सामने माफ़ी नहीं मांगी, घुटने नहीं टेका। ये सारा नैरेटिव इसलिए सरकार ने गढ़ा क्योंकि वो तो बहुत लंबी बात है। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, इसको कैसे स्पष्ट कर पाएंगे कि संविधान वाकई खतरे में है? देखिए, ऐसा है कि जनता के मुद्दों को कौन उठा रहा था? जनता के मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे थे। संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था, माइक म्यूट होता था, यही सब तो होता था। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस सारी जांच, सारे पैंतरे अपना लिए इन्होंने। जब वो नहीं डरे और सवाल करना नहीं रोका तो सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से कानून का बेजा इस्तेमाल करके षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म किया। और अब ये हो गया कि अब संसद में राहुल जनता के मुद्दों को उठाएगा कौन? महंगाई, बेरोजगारी। सवाल क्या था? अडानी जी को इस तरीके से सरकार ने क्यों सारी चीज़ों में मदद की? ईडी, सीबीआई भेज के जो एयरपोर्ट में जीवीके, जीएमआर कंपनियां थीं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की, उन्होंने बेच दिया अडानी को। सीमेंट कंपनी आपने उनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की रेड कराई, वो बेच दिए। सरकार ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को मजबूर किया और लोगों को बेचने पे मजबूर होना पड़ा और अडानी खरीद लिया और अडानी बहुत बड़े होते गए। अडानी प्लांट यहाँ लगाएंगे और बिजली किसको बेचेंगे? श्रीलंका और बांग्लादेश को। अडानी ऑस्ट्रेलिया में कोयला खरीदेंगे, कोयले की खदान चलाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट होगा अडानी बाहर करेंगे। LIC और SBI का पैसा अडानी को ज़बरदस्ती सरकार के दबाव में इन्वेस्ट करना पड़ा। और अडानी, अब एक नया मामला आया है कि EPFO जो कर्मचारियों का भविष्य निधि है, पेंशन का जो पैसा है, वो पैसा भी अडानी के वहाँ इन्वेस्ट कराया सरकार ने। तो इसी बात के लिए तो सवाल कर रहे थे राहुल गांधी कि आप बताइए ना कि क्या बात है कि अडानी के साथ आप किस तरीके से हैं और अडानी को इस तरीके से क्यों मदद की जाए? ठीक है, राहुल गांधी की तो सदस्यता तो चली गई, अब कौन लगता है कि ये आवाज़ बुलंद कर पाएगा जो सदन में? देखिए, सदन मायना ही नहीं था। ऐसा है कि संसद और सड़क 2 जगह होती है जो कि जनता की आवाज़ बुलंद की जाती है। और राहुल गांधी की सदस्यता आपने छीन के आपने ये नहीं कर पाएंगे कि राहुल गांधी की आवाज़ दबा सके। राहुल गांधी अब सड़क पर संघर्ष करेंगे। वो नेता संघर्षशील है, जनता की आवाज़ के लिए कहीं न रुकने वाला न झुकने वाला है। उसने कहा था कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और
अडानी के महाघोटाले की जांच आप कराइए, ये सवाल मैं हमेशा करता रहूँगा। और इस पे आपको एक बात और मेरा सवाल है, देखिए जनता भी ये बात पूछ रही है, कई लोगों ने कहा ये बताइए कि अडानी की जांच आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए। सवाल एक, अडानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल, अडानी की जांच से प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं। और अब अगर आप इस पे चिंतन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जांच से कौन भागता है, या तो चोर या चोर का भागीदार। तो इस बात को आप समझिए कि कौन भाग रहा है और क्या है, और ये रिश्ता क्या है कि अडानी पे उंगली उठाओ, पूरी भाजपा और पूरी सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी, पूरी केंद्रीय एजेंसियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मोदी जी भ्रष्टाचार करते थे ना, अभी वक्तव्य मैं सुन रहा था कि सब भ्रष्टाचारी एक हो गए। अरे सब भ्रष्टाचारी की बात आप करते हैं, पूरे देश के नेताओं, अधिकारियों, सबका भ्रष्टाचार एक पलड़े पे रख दीजिए, और अडानी का जो महाघोटाला है उसको एक पलड़े पे रख दीजिए, वो सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला है। आप इस बात को बताइए कि 12 लाख करोड़ रुपए अडानी का डूब गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, लेकिन अडानी भी चुप है। क्यों नहीं कोर्ट केस कर रहा है कि 12 लाख करोड़ डूब गया। एक सवाल। दूसरा, वो 12 लाख करोड़ रुपए जो थे वो इन्वेस्टर्स के थे, अडानी के घर के पैसे थोड़ी थे। कहीं न कहीं वो LIC का जो एक बार खुलासा हुआ था, तो LIC सामने आके बोला कि नहीं हमारा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज की डेट में LIC को मैं सवाल करता हूं कि LIC आके आज बताया कि जो उसका 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट था, क्या उसकी वैल्यू 30,000 करोड़ है। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो बहुत नीचे जा चुका है, और वो जवाब देंगे तो सरकार भी बेनकाब हो जाएगी, LIC का भी पोल खुल जाएगी, और जनता में ये जो बात घूम रही है कि ये देखो जनता का पैसा डूब गया, वो सत्यापित हो जाएगी। तो राहुल गांधी की बात एकदम सही है, और ये सवाल के साथ आप आगे भी इस बात को बढ़ाइए कि अडानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, और अडानी की जांच से प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों भाग रहे हैं। भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार, आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन आप इसलिए नहीं भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं, साबित हो रहा है क्योंकि आप जांच नहीं कराते। 2014 से अब तक कितने मामलों में आपने जांच कराई है? सब विपक्ष के लोगों की जांच करा रहे हो, आप एक बार सत्ता पक्ष के लोग, और जो सत्ता पक्ष के सरकार के भागीदार कारपोरेट हैं उनकी बात कर लीजिए। कांग्रेस के एक अधिवेशन में अर्जुन सिंह ने कहा था कि राजा मतलब सत्ता व्यापार नहीं कर सकती, ये प्रस्ताव पास हुआ था, 75 के आसपास की बात है ये। लेकिन आज इस मोदी ने ये कर दिया कि राजा व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन व्यापारी राज करेगा। मतलब अंबानी अडानी दो को सर पे ऐसा बैठा दो कि हर चीज़ का रेट वो तय करे, सारी चीज़ों में उनकी मोनोपोली हो, सरकार कहे हमसे क्या मतलब है। मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2022 में जो कच्चे तेल का दाम था वो $110 कच्चा तेल था, और आज कच्चा तेल $70 है। सरकार 9 रुपये पेट्रोलियम पे चार्ज लेती थी 2000। मैं इस पर कंप्लीट कर दूं। 9 रुपये चार्ज लेती थी 2014 में पर लीटर, आज सरकार 20 रुपये वसूल रही है। जब कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो तेल का रेट बढ़ने लगता है, और जैसे कच्चे तेल का दाम घटता है तो सरकार चुप हो जाती है। उसका दाम क्यों नहीं घटना चाहिए? आप मई 2022 में जो रेट था उससे जब नीचे आया है तो आपको उसके हिसाब से क्यों नहीं 15-20 रुपये नीचे ले आना था। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से वैभव त्रिपाठी ने बताया कि राहुल गांधी संसद में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सड़क से जरूर बोलेंगे और जनता की आवाज़ बुलंद करेंगे सड़क से। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी क्या कुछ और नया करने जा रहे हैं। राव जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ मैंने कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।